क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। भाई इन्होंने बोला कि दो वर्ग हैं, पहला वर्ग, ठीक है, ये पहला वर्ग हो गया। आप जानते हैं अगर इसकी भुजा को हम A1 नाम दे दें, एक दूसरा वर्ग हो गया, एक दूसरा वर्ग हो गया, इसकी भुजा को हमने A2 नाम दे दिया। इनके परिमाप आपको दिए हैं, इसका परिमाप 24 दिया, इसका परिमाप आपको 32 दिया। ये बोले इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब इसके वर्ग का क्षेत्रफल, एक तीसरा वर्ग और ले लीजिए, समझ लीजिए, समझने के लिए इतनी रामायण लिखनी पड़ती है। ये तीसरा क्षेत्रफल जिसकी भुजा को हमने A3 नाम दे दिया, इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर, योग के बराबर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर क्या है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। क्योंकि हम वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर। पहले वर्ग की भुजा को आपने A1 माना, दूसरे वर्ग की भुजा को A2 माना, तीसरे वर्ग की भुजा को A3 माना, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2 स्क्वायर और तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल A3 स्क्वायर। इन्होंने बोला कि इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तीसरे वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको 4A3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो ये देखिए इसकी साइड A3 है। अब हम बात करते हैं पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पहले वर्ग का परिमाप 4A2 होगा, दूसरे वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का 4A1 होगा, दूसरे का 4A2 होगा। ये वैल्यूज आपको दिए हैं कि नहीं क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिया है। तो देखिए यहाँ से इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम A3 की वैल्यू निकालेंगे, तीसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे। तीसरे वर्ग की भुजा आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका परिमाप आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ये परिमाप निकालना है। तो देखिए 4A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 24, तो 4 से ये कट गया तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 6। 4A2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 32, 4 से ये कट गया तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पर देख रखें आप, तो देखिए आपको ट्रिपलेट मिल रहे हैं। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। 6 का वर्ग 8 का वर्ग किसके बराबर आता है, 10 के वर्ग के बराबर आता है, ठीक है, चाहे रख के देख लीजिए आप। A1 की वैल्यू 6 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर बराबर में A3 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 36 और ये 64, ये 36 और ये 64, ये आपका हो जाएगा A3 स्क्वायर। ये पैसे ट्रिपलेट थे, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो A3 की वैल्यू कितनी बेटा, तो आप कहेंगे 100 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी कि 10। तो A3 की वैल्यू 10 आ गई, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 4A3 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो तीसरे वर्ग का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है। ये ट्रिपलेट थे बेटा, देखिए 6 और 8 आपने निकाले ना, तो इनके वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, आप मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते थे। देखिए अब हम इस पे भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे इतनी जल्दी, हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि मौखिक रूप से आप कैसे कर सकते थे। आपको बस केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। अगर हम बात करें वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4A होता है। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, A थोड़ा 9 जैसे लग रहा है बेटा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4A होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपसे बोले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर। तीनों चीजें लिख लीजिए। यहां पर अगर बात करें कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा विकर्ण वगैरह, तो ये आपको याद होना चाहिए, A√2 होता है वर्ग का विकर्ण, ठीक। अब आपको पता है कि वर्ग का परिमाप 4A होता है, तो वर्ग की भुजा नहीं निकाल सकते आप, परिमाप को 4 से भाग लगा दीजिए। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई, इसमें आपने 4 से भाग दिया, 6 हो गई। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो गई, इसमें 4 से भाग दिया, 8 हो गई। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो आपने कहा भाई ये 6 का वर्ग यानी कि 36 और ये 8 का वर्ग यानी कि 64, तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो पहली बात तो आप ये समझ गए थे कि 6 और 8 क्या है, ट्रिपलेट हैं, और इनके वर्गों के योग के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो तीसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 10 हो जाएगी। तो मौखिक रूप से आप कर लेते कि अगर तीसरे वर्ग की भुजा 10 है तो उसका परिमाप कितना है, 40, 4 इंटू भुजा होता है। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है बेटा
किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपए है, 12 ऑफिसर की औसत आय 400 रुपए है तथा बचे कर्मचारी की औसत आय 56 रुपए है, तो संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है वो मिक्सचर एलिगेशन पर जाएगा। ये किससे बनेगा आपका क्वेश्चन? मिक्सचर एंड एलिगेशन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो वीडियो देख सकते हैं, स्टडी अड्डा का जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर मिक्सचर एलिगेशन का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप बेसिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। और मिक्सचर एलिगेशन क्यों लगेगा इसमें, पहले ये चीज समझ लें। देखिए क्यों लगने का कारण क्या है कि प्रत्येक कर्मचारियों का आपको औसत दिया है, मतलब हर एक कर्मचारियों को, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे आपका जो शेष बचे हुए कर्मचारी हैं, उन सबका औसत जो वेतन है, जो आय है वो 60 है। मतलब औसत के हिसाब से हर एक चीज बराबर हो जाती है। और औसत में हमने आपको ये चीज पढ़ाई है कि औसत के हिसाब से हर एक चीज को हम इक्वेट मान के चलेंगे, बराबर मान के चलेंगे। इसका मतलब चाहे ऑफिसर हो चाहे जो बचे हुए शेष कर्मचारी हैं, उनसे सबऑर्डिनेट जो भी कर्मचारी हैं, उन सब में से या हर एक का जो आय है वो 60 रुपए हम मान के चलेंगे। ठीक है, अब बात क्या हो रही, एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पूरे कर्मचारियों का औसत आपको दिया है, ऑफिसर जो 12 थे उनका औसत आय आपको दिया है, और शेष बचे का आपको 56 दिया है। तो हमने बोला था कि भाई आपके पास ऑफिसर का दिया और शेष का दिया, इन दोनों को मिलाकर ही तो सब बनेंगे। टोटल किससे बनेंगे? इन दोनों से ही बनेंगे। तो जब आपको ऑफिसर का दिया है और शेष कर्मचारियों का दिया और पूरे का भी दिया, यानी कि उन सबका एवरेज भी दिया है, तो आप वहां एलिगेशन लगा सकते हैं। ये फंडा आपने पढ़ा है, क्यों लगा सकते हैं, कैसे अनुपात आता है। तो देखिए 12 ऑफिसर हैं, कितने? 12 ऑफिसर हैं। अगर 12 ऑफिसर हैं, उनकी औसत आय कितनी है? तो 400 रुपए, यानी कि 12 में से हर एक को मंथली जो मिलता है वो कितना? 400 रुपए मिलता है। अब जो रिमेनिंग है, मतलब शेष जो कर्मचारी हैं, रिमेनिंग जो कर्मचारी हैं, उनमें से हर एक की औसत कितनी है? तो आप कहेंगे सर 56, उनमें से हर एक को 56 रुपए मिलते हैं। जबकि अगर हम पूरे कर्मचारियों की बेटा बात करें, पूरे कर्मचारी, तो उनकी औसत कितनी है? 60 है। तो पूरे क्या होता है? मीन वैल्यू होता है, इन दोनों का एवरेज होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 400 में से 60 को माइनस करेंगे, तो कितना? आप कहेंगे सर 340, क्रॉस में लिखा जाता है। 60 में से आप 56 को माइनस करेंगे, कितना? 4। तो ये जो अनुपात आएगा वो ऑफिसर का रिमेनिंग कर्मचारियों की संख्या से रेशियो बन जाएगा, यानी कि ऑफिसर की संख्या का शेष बचे हुए कर्मचारियों की संख्या से क्या अनुपात है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मीन वैल्यू कहलाती है, तो हम क्या करते हैं? लार्जर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू और मीन वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो जब आप इसका रेशियो बनाएंगे बेटा तो ये कैंसिल आउट करेंगे, आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 से 2 बार और 2 से 17 बार, मतलब 170। तो शेष कर्मचारी जो हैं वो कितने हैं? 170 हैं। तो ऑफिसर कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 2 हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? आप कहेंगे सर 12 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 6 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 6 के बराबर है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? तो आप कहेंगे इन दोनों का योग 70, 170 प्लस 2 यानी कि 172 यूनिट। ये क्या है? तो आप कहेंगे सर कुल कर्मचारी। ये क्या है? कुल कर्मचारी। ये कुल कर्मचारी 172 यूनिट है, यानी कि आपको इसी की वैल्यू तो निकालनी है, 172 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 172 की क्या होगी? तो दोनों तरफ आप क्या करिए? 172 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 172 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल में 1, 6 7 42 43 की 3, हासिल में 4, 6 कम 6 और 4 10, 1032। कितना आंसर आ गया आपका? 1032, यानी कि 1032। टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं? 1032। किस ऑप्शन में दिया है बेटा? तो ऑप्शन सी में दे रखा है आपको 1032। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू और तथा आर, पी क्यू और लिख लीजिए या तथा लिख लीजिए। पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पी और क्यू की कुल आयु 39 वर्ष है, तो आर की आयु ज्ञात करें। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके पास आएगा तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा स्टेटमेंट के हिसाब से आपको करना है। ठीक, जैसे इन्होंने बोला कि पी क्यू और आर की औसत आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहां पर आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो यहां पर आपने पी की आयु को पी मान लिया
क्यू की आयु को क्यू मान लिया, आर की आयु को आर मान लिया। तो इन तीनों का औसत क्या होगा? औसत होता है जितने व्यक्ति हैं उनकी आयु का योग बटे उनकी संख्या से भाग दे दीजिए। तो P की आयु P है, Q की आयु को Q माना, R की आयु को R माना, तो इन तीनों की कुल आयु कितनी हुई? P प्लस Q प्लस R, और उसका औसत क्या? तो आपने 3 से भाग दे दिया। तो ये जो औसत है P प्लस Q प्लस R की औसत आयु R की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो R की आयु में 5 वर्ष जोड़ दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। यहां से आप क्या करिए? P प्लस Q प्लस R और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3R प्लस 15। ठीक, 3R प्लस 15। अब आप R इस तरफ ले जाइए तो P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2R प्लस 15 हो जाएगा कि नहीं? अब आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि भाई आप R की आयु कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर P और Q की कुल आयु 39 वर्ष है, यानी कि आपको गिवन है P प्लस Q कितना दिया है? 39 वर्ष, 39 ईयर्स। तो ये वैल्यू रख दें हम इसमें, बिल्कुल रख दीजिए। तो आप कहेंगे सर 39, और ये 15 इस तरफ आएगा तो माइनस कर दीजिए, बराबर में कितना? 2R। ठीक है, 39 में से 15 जाएगा तो 4 और ये 24, तो बराबर 2R के 2 से कट जाएगा ये, तो R की वैल्यू कितनी? 12 वर्ष। तो R की आयु कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 12 वर्ष। किस ऑप्शन में दिया है भाई 12 आपको? R की आयु कितनी आ गई? 12 वर्ष। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में, ठीक है ना, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर? 11वां क्वेश्चन देखिए आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन ये आप वीडियो देख रहे हैं अगर, तो सबसे पहले वीडियो को बेटा पॉज करते जाइएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाए ना, तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के पहले खुद से सॉल्यूशन करिए और फिर आप देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो आपके एमसीक्यू के हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी, यानी कि जो आपके क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में आप अपनी स्पीड पर भी वर्क करिए इसके साथ में। भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए, इतने में तुरंत से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए और फिर अपना आंसर चेक करिए। ठीक, अगर आप इनिशियल स्टेज पे आप तैयारी अभी अभी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन आंसर कोशिश करेंगे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 890 रुपये में बेचें तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होगी? देखिए बेटा, जब भी लाभ और हानि की आपको बात करनी है तो लाभ और हानि कैसे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक आप लाभ और हानि नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली बात तो ये हो रही कि एक रेडियो को 990 में बेच रहे हैं, तो हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। कितना? तो आप कहेंगे सर 990 रुपये। 990 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? 10% का लाभ। तो ये क्या दिया है आपको? लाभ प्रतिशत दिया। लाभ कितने का होता है? तो लाभ प्रतिशत आपको कितना दिया? 10%। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 890 में बेचें तो उस पर कितना लाभ या हानि होगी? तो लाभ या हानि रुपए में बतानी है यहाँ पर। देखिए 90 रुपये लाभ, 90 रुपये हानि, 10 रुपये लाभ, 10 रुपये हानि। तो आपको रुपए में लाभ और हानि बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है 10%, इस 10% को आप लिखिए किस पे? फ्रैक्शन में 1/2। 1/, क्या हो जाएगा? 10। अब आपको पता है बेटा कि 10 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि जिसकी भी गणना हम करते हैं वो सब क्रय मूल्य पर होती है। तो हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। एक जो यहाँ पर है वो क्या है? लाभ है। ये एक क्या है? लाभ है। तो हमारे पास लाभ भी है और हमारे पास क्रय मूल्य भी है, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य में यदि आप लाभ को जोड़ दें तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 11। जबकि इन्होंने क्या दिया है कि जब 990 रुपये में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, तो ये 10% से तो निकाला हमने विक्रय मूल्य। भाई हमने देखा कि 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ लेकर बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं? तो आपने कहा सर 11 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो 11 यूनिट की वैल्यू 990 रुपए के बराबर। 11 नम्मा 99, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 90 रुपए के बराबर। 1 यूनिट अगर 90 रुपए के बराबर है तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य जब निकल जाएगा तब आप देखेंगे कि 890 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है या हानि। तो देखिए आपको 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया? 900। तो 900 रुपये क्या आ गया? आपका क्रय मूल्य आ गया। तो आपने देखा भाई कि 900 रुपये आपका क्रय मूल्य है, यानी कि आपने 900 रुपये में जो चीज़ खरीदी थी उसको आप कितने में बेच रहे हैं? 890 में। तो आप बताइए
विक्रय मूल्य आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे सर 900 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना रखना चाह रहे हैं आप, तो आप कहेंगे सर 890 रुपये। तो लाभ होगा कि हानि, तो आप कहेंगे सर माइनस कर दीजिए, 10 रुपये की हानि होगी, 10 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 रुपये की हानि। किस ऑप्शन में दिया है भाई 10 रुपये की हानि, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है बेटा, एक गतिमान रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड तथा 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी सारे कर लिए, आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। आपको पता है भाई एक गतिमान रेलगाड़ी है, एक टेलीग्राफिक पोस्ट को पार कर रही है। अगर एक पोस्ट को पार कर रही है तो कितना समय ले रही है, तो ये 8 सेकंड का समय लेती है। कितना, 8 सेकंड का समय लेती है। जबकि एक 264 मीटर लंबे पुल को, 264 मीटर लंबे पुल को अगर पार कर रही है तो कितना समय ले रही है। चलिए थोड़ा सा स्पष्ट लिख लीजिए इसको, 264 मीटर लंबे अगर पुल को पार कर रही है तो कितना समय लेती है, तो 264 मीटर लंबा ये पुल है, अगर पुल को पार कर रही है तो कितना समय लेती है, तो आप कहेंगे सर ये समय लेती है 20 सेकंड। तो अब आपको देखिए दोनों केस पता है, और नहीं पता है तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब किसी टेलीग्राफिक पोस्ट यानी कि खंभे को पार करती है ट्रेन तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। मतलब अगर यहां देखा जाए कि टेलीग्राफिक पोस्ट में भी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही थी, और जब वो पुल को पार कर रही थी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय कर रही थी। तो उसने कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय की, तो आपको पता है पोस्ट की तो हम क्या मानते हैं दूरी 0, और 0 से कितनी 264, यानी कि 264 मीटर ज्यादा जाने में उसको समय कितना ज्यादा लगा, तो आप कहेंगे सर 12 सेकंड। 18 से 20 हो गया यानी कि 12 सेकंड। तो आप ये कह सकते हैं कि 12 सेकंड में ट्रेन कितना चली जाती है, 264 मीटर चली जाती है। रेलगाड़ी की गति बतानी है आपको, तो अगर 12 सेकंड में ट्रेन 264 जाती है तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी तो 4 होती है, तो 264 बटे में कितना 12, तो आप कहेंगे सर 12 दूनी 24, 2 बचेगा, 12 दूनी 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या मीटर पर सेकंड में आंसर है, नहीं है, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। क्या करें भाई, तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, छोटी राशि को बड़ी में बदलना हो तो बड़े से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि 22 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से, तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 18 दूनी 36 की 6, हासिल में 3, 18 दूनी 36 3 39, और बटे में कितना 5, 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, 4 बचेगा 46, 5 नाम 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 79.2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि रेलगाड़ी की जो गति है वो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही किस तरीके से ये क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, दो संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF तथा LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 तथा 200 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए जब भी आपके पास एक नंबर दिया है और 2 नंबर का LCM और HCF दिया है, दूसरा नंबर आपसे पूछें तो आप जानते हैं ये वाली चीज़ कि भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। बस आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर वैल्यू सी तो रखनी है, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट नंबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 25, सेकंड नंबर क्या है, तो ये आपको ज्ञात करना है। LCM कितना है, तो आप कहेंगे सर
200, HCF कितना है तो आप कहेंगे सर 5, 25 अट्ठे 200, तो सेकंड नंबर कितना आ गया तो आप कहेंगे 8 5 40, तो सेकंड नंबर कितना हो गया 40, यही आपका आंसर है। 40 क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है और उसमें से एक नंबर आपको दिया दूसरा नंबर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात 7:11 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। पहले इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें। हमने बोला कि एक व्यक्ति ए है जिसके पास 10 रुपए हैं, एक व्यक्ति बी है इसके पास 12 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं और इसके पास 12 रुपए हैं। ये दोनों बाजार गए घूमने, अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने कहा चलो भाई बाजार घूम कर आते हैं, क्या करें बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई चल दो। टॉफी खरीदी इनने, इसने 2 रुपए की, इसने भी 2 रुपए की, 2 रुपए खर्च कर दिए। इसके पास कितने बचे 8, इसके पास कितने बचे 10। ठीक, कितने बचे 10। समझना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। देखिए अगर हम बात करें कि पहले व्यक्ति के पास 10 रुपए थे, दूसरे व्यक्ति के पास 12 रुपए थे, तो स्टार्टिंग में इनके रुपयों में कितने का अंतर था तो आप कहेंगे सर 2 रुपए का अंतर था। कितने का अंतर था 2 रुपए का। अब व्यक्ति जो ए था उसने 2 रुपए खर्च कर दिए और व्यक्ति बी ने भी 2 रुपए खर्च कर दिए, तो अंतर अभी भी कितने का है इनके बीच में तो आप कहेंगे सर 2 रुपए का। मतलब दो व्यक्तियों की राशियों के बीच में अंतर तब तक समान रहेगा जब तक वो समान रूप से उसको खर्च करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर दो संख्याएं हैं बेटा और उनमें से प्रत्येक में आप समान संख्या घटाते हैं तो उनके बीच का अंतर कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उनके बीच का अंतर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। हमारे पास 500 रुपए है, हमारे दोस्त के पास 1000 रुपए, 500 का अंतर है। हमें 250 मिल गया, उसको भी 250 मिल गया, हमारे पास 750 हो गए, उसके पास 1250 हो गए, तो भी कितने का अंतर है 500 का। तो अगर दो राशियों में यानी कि दो संख्याओं में आप समान संख्या जोड़ते हैं या समान संख्या को घटाते हैं, ध्यान रखना ये जोड़ने या घटाने पर, यानी कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों जगह अप्लाई होता है। अगर दो नंबर्स में आप समान नंबर्स ऐड करते हैं और समान नंबर्स को यानी कि इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। दो संख्याओं में यदि आप समान संख्या घटाएंगे समान संख्या जोड़ेंगे तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा कैसा होगा, समान होगा। बस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक दम नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए, प्रत्येक में से 9 घटा रहे यानी कि समान संख्या घटा रहे, तो संख्याओं का अनुपात 7:11 हो जाता है। तो हमें ये पता है कि इनके बीच का अंतर समान रहना चाहिए क्योंकि दोनों में से 9 घटा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले केस में क्या है अंतर इनके बीच में। तो पहले केस में अगर हम बात करें तो संख्याओं का जो अनुपात है 5:7 था, तो यहाँ अंतर देखिए कितने का, तो आप कहेंगे सर 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर। दूसरे केस में हम बात करें कि अनुपात 7:11 हो जाता है, तो इनके बीच में अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर 4 का। तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो क्या हो गई बेटा, गलत बात हो गई। क्यों हो गई गलत, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक से 9 घटा रहे हैं, दोनों संख्याओं से यदि समान संख्या घटा रहे हैं तो उनके बीच का अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो हम क्या करें, समान करें। इधर 4 है इधर 2 है, तो 4 करने के लिए इसमें क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपका अनुपात बदल के ये हो जाएगा 10:14। लेकिन ये वाला इतना ही रहेगा 7:11। अब देखिए 10 और 14 के बीच में अंतर 4 का, 7 और 11 के बीच में अंतर 4 का। अब आ गई बात समझ में। अब आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ गई सर समझ में, क्योंकि भाई दो संख्याओं के बीच में अंतर सदैव समान रहेगा अगर प्रत्येक संख्या में से समान संख्या घटाते हैं समान संख्या जोड़ते हैं। इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आप देखिए जो पहली संख्या 10 थी वो 7 हो गई, कितने की कमी हो गई, 3 की। जो दूसरी संख्या 14 थी वो 11 हो गई, उसमें कितने की कमी हो गई, 3 की। यानी कि यहां पर हमें ये दिखा रहा है कि प्रत्येक में 3 घटाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 9 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 3 के बराबर। जब 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 3 के बराबर है तो बताइए तो दोनों संख्याओं में अंतर क्या है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर बताना। बताइए कितने यूनिट का अंतर था, इधर भी 4 का इधर भी 4 का, तो मतलब आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है।
तो यहाँ 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12। तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने यूनिट का है, तो आप कहेंगे सर 12 यूनिट का। किस ऑप्शन में दिया आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। क्लियर है, सिंपल है। देखिए बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो संख्याओं में से अगर आप समान संख्या घटाते हैं या समान संख्या जोड़ते हैं तो उनके बीच में अंतर सदैव समान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए आप जानते हैं कि जब एक ट्रेन किसी खंभे को पार करती है बेटा, जब आप को ये पता है कि अब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अभी बोल रहे हैं कि एक ट्रेन है किसी खंभे को पार कर रही है जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, मतलब ट्रेन ने कितनी दूरी तय की होगी, तो दूरी तो उसने चली कितनी, तो आप कहेंगे सर दूरी उसने चली 100 मीटर के बराबर। ट्रेन ने कितनी दूरी तय की 100 मीटर के बराबर, और किस चाल से, तो चाल आपको दी है ट्रेन की कितनी, तो आप कहेंगे सर 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको निकालना क्या है कि वो खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी और चाल का जो अनुपात होता है वो समय के बराबर होता है। लेकिन अब देखिए आप यहाँ दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 3 बार कट जाएगा, 6 से आप काटेंगे बेटा ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 पंजे ये कट जाएगा बेटा कितने बार 8 बार, तो 8 5 40, 40 मीटर पर सेकंड क्या है ट्रेन की स्पीड है मीटर पर सेकंड में। अब अगर 40 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है और दूरी कितनी 100 मीटर की है, तो समय कितना लेगी, तो आप कहेंगे सर समय तो आसान हो गया। अब दूरी है 100 मीटर, चाल ट्रेन की है 40, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5/2 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2.5, यानी कि 5/2 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड का समय लगेगा भाई ट्रेन को, 2.5 सेकंड का समय किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, यानी कि 2.5 सेकंड में वो एक पोल को पार कर जाएगी। क्लियर है।